इमेजिन करो, एक खुले समुद्र के बीच जहां दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी है, लेकिन एक ही पल में वो सारा पानी गायब हो जाए। तो क्या तुम इसे इमेजिनेशन कहोगे? कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की स्टोरी में। इन दिस वीडियो हम कैरेबियन समुद्र के बीच एक फैमिली अपनी लग्जरी योट पर छुट्टियां एंजॉय कर रही थी। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। तभी जूलिया स्विमिंग के लिए पानी में जंप करती है। थोड़ी देर रिलैक्स करते हुए अचानक उसे एक अजीब सी फीलिंग आती है, जैसे किसी ने उसे टच किया हो। जूलिया चारों तरफ देखती है, लेकिन पानी के अंदर कुछ भी दिखाई नहीं देता। वो सोचती है शायद ये उसका वहम होगा। कुछ सेकंड बाद वही अजीब फीलिंग दोबारा होती है। इस बार जूलिया घबरा जाती है और तेज तेज योट की तरफ स्विमिंग करने लगती है। अचानक कोई उसका पैर पकड़ के उसे खींचने लगता है। जूलिया मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन उसकी बेटी कैसी हेडफोन लगाकर म्यूजिक सुन रही होती है, इसीलिए उसे तो कुछ भी सुनाई नहीं देता। उसका पति टॉम और बेटा बेन मछलियां पकड़ने में बिजी होते हैं। जूलिया पानी के ऊपर टिकने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन उसके मुंह में पानी भर जाता है। इसकी वजह से उससे चिल्लाया नहीं जाता। थोड़ी देर बाद टॉम को रियलाइज होता है कि काफी टाइम से उसने जूलिया को नहीं देखा। वो योट पर इधर उधर उसे देखता है और तभी वो अपनी वाइफ को पानी में डूबता हुआ देख लेता है। टॉम तुरंत बच्चों को बुलाता है, योट को उस तरफ ले जाता है और पानी में जंप कर देता है। वो जल्द से जूलिया तक पहुंचता है, उसे संभालता है और दोनों वापस योट की तरफ स्विमिंग करते हैं। बच्चे मिलकर दोनों को ऊपर खींच लेते हैं। सब जूलिया को संभालते हैं, लेकिन जूलिया खुद को ये कहकर तसल्ली देती है कि शायद ये समुद्र की लहरों की वजह से हुआ होगा। रात को सब मिलकर बेन का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। इसी बीच कैसी को उसके बॉयफ्रेंड का वीडियो कॉल आता है। वो लैपटॉप लेकर बाहर चली जाती है। वीडियो कॉल में उसका बॉयफ्रेंड दिखाता है कि सिटी के ऊपर बड़े बड़े काले घने बादल छा रहे हैं। अचानक कॉल ग्लिच हो जाती है और स्क्रीन फ्रीज हो जाती है। कैसी ये बात अपनी फैमिली को बताने जाती है, लेकिन टॉम कहता है कि शायद जमीन से दूर होने की वजह से सिग्नल वीक हो गए होंगे। तभी अचानक सबको एक तेज आवाज सुनाई देती है। सब बाहर आते हैं और देखते हैं कि व्हेल मछलियों का एक ग्रुप योट के पास से गुजर रहा था। टॉम एक्सप्लेन करता है कि व्हेल मछलियां हमेशा अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को फॉलो करती है, लेकिन जब तूफान आता है तो वो कंफ्यूज हो जाती है और इधर उधर फिरने लगती है। अचानक योट जोर से हिलती है और बेन गिर जाता है। टॉम को टेंशन होती है कि योट को कोई डैमेज ना आ गया हो। वो डाइविंग गियर पहनता है और नीचे चेक करने चला जाता है। कुछ देर बाद जब वो सरफेस पर वापस आता है तो उसके शोल्डर पर एक गहरा घाव होता है। जूलिया तुरंत उसके जख्म को साफ कर देती है। टॉम बताता है कि पानी के अंदर उसे ऐसा लगा कि जैसे उसके पीछे कोई बहुत बड़ा क्रिएचर था, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो उसके शोल्डर में एक ब्लेड से कट लग गया। फिर भी टॉम कहता है कि वो जो भी चीज थी बहुत बड़ी और खतरनाक थी। टॉम योट पर काफी डैमेज नोटिस करता है और अब उनके पास सिवाय हेल्प कॉल के कोई और दूसरा रास्ता नहीं बचा था। समुद्र के बीच फंसी इस एक फैमिली के लिए हर सेकंड और भी ज्यादा खतरनाक होने लगता है। जूलिया बार बार रेडियो पर हेल्प कॉल करने की कोशिश करती है, जबकि कैसी अपने फोन पर सिग्नल ढूंढती है, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। अचानक कैसी की नजर एक अजीब सी क्रिएचर पर पड़ती है और वो जोर से चिल्ला उठती है, लेकिन वो कोई मॉन्स्टर या क्रिएचर नहीं बल्कि उसका भाई था, जो कि मास्क पहनकर सिर्फ मजाक कर रहा था। थोड़ी ही देर बाद सिचुएशन और भी ज्यादा बिगड़ जाती है। योट पूरी तरह बंद हो जाती है और वो खुले समुद्र के बीच फंस जाती है। इसी बीच जूलिया रेडियो पर एक आवाज सुनती है, लेकिन सिग्नल इतना अच्छा नहीं होता और किसी को कुछ भी समझ नहीं आता। टॉम सबको बताता है कि उसके पास सिर्फ 4 दिन का खाना और पानी बचा है और अब उन्हें बस किसी फिशिंग बोट के गुजरने का इंतजार करना होगा और उनसे हेल्प लेके हम यहाँ से जा सकते हैं। तभी अचानक रेडियो पर कुछ डिटेक्ट होता है और उसके साथ ही सबको एक आवाज, भयानक सी आवाज सुनाई देती है। सब भागते हुए बाहर आते हैं और जो देखते हैं उससे उनकी सांसें अटक जाती है। आसमान से कई आग के गोले गिर रहे थे और जहां जहां वो गिरते हैं वहां बड़े बड़े धमाके हो रहे थे। जब उनके पास भी एक फायर बॉल पानी में गिरता है तो टॉम तुरंत योट स्टार्ट करने की कोशिश करता है। इंजन बहुत मुश्किल से चलता है, लेकिन तभी एक और फायर बॉल उसी एरिया को हिट कर देता है।
सब डर के मारे एक दूसरे को कस के पकड़ लेते हैं और तभी टॉम को एक शॉकिंग रियलाइजेशन होता है। ये फायरबॉल नहीं बल्कि जलती हुई सैटेलाइट्स है जो आसमान से गिर रही थी। इसी बीच बेन नोटिस करता है कि योट से धुआं निकल रहा था। टॉम चेक करता है और कंफर्म हो जाता है कि इसका इंजन कंप्लीटली डैमेज हो चुका है। जैसे जैसे हवा तेज होने लगती है टॉम सबको योट के अंदर भेज देता है बिना ये नोटिस किए कि कंपास बहुत तेजी से घूम रहा था। अचानक योट जोर जोर से हिलने लगती है। बेन फिर से गिर जाता है और इस बार उसे चोट भी लग जाती है। समुद्र की लहरों का अटैक और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। टॉम स्ट्रगल करते हुए बाहर जाता है और लाइफ जैकेट लेकर आता है। तभी अचानक पावर चली जाती है। टॉम तुरंत पावर बॉक्स का बटन प्रेस कर देता है और लाइट वापस आ जाती है। उसी मोमेंट बेन नोटिस करता है कि जूलिया की नाक से खून बह रहा था। जूलिया को चक्कर आने लगते हैं जबकि कैसी सिंक पर जाकर उल्टी कर देती है। टॉम फिर से रेडियो ट्राई करता है लेकिन अब भी कोई सिग्नल नहीं मिलता और तभी एक तेज हाई पिच नॉइज गूंजने लगती है। हवा और भी ज्यादा तेज हो जाती है। जूलिया दरवाजे बंद करने की कोशिश करती है लेकिन अचानक एक विंडो खुल जाती है और भयानक हवा खिड़कियों को तोड़ने लगती है। टॉम जल्द से फायर जला देता है और उसकी लाल रोशनी के साथ ही थोड़ी ही देर में हर तरफ अंधेरा छा जाता है। अगली सुबह सब होश में आते हैं और सबसे पहले रियलाइज करते हैं कि वो सभी उस तूफान से जिंदा बच गए हैं। लेकिन खुशी ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। योट आधी से ज्यादा तबाह हो चुकी थी। जब वो बाहर निकलकर देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। समुद्र का पानी अचानक गायब हो चुका था और योट अब सूखी जमीन पर फंस चुकी थी। ये नजारा देखकर सब शौक में आ जाते हैं। कैसी फोन में सिग्नल चेक करने लगती है लेकिन नेटवर्क कंप्लीटली उड़ चुका था। लेकिन बेन आसपास पड़े मरे हुए क्रैब्स के साथ खेलने लगता है जैसे उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि दुनिया ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है। टॉम कंपास चेक करता है और देखकर फ्रीज हो जाता है। कंपास उल्टा घूम रहा था। टॉम बताता है कि ऐसा आखिरी बार 7 लाख साल पहले हुआ था। कैसी को लगता है कि उसका बॉयफ्रेंड शायद मर चुका होगा और ये सोचकर वो कंप्लीटली टूट जाती है। तब जूलिया उसे तसल्ली देने आती है तो कैसी गुस्से में उसे धक्का देकर दूर कर देती है और खुद को अलग करके छुप जाती है। जूलिया और टॉम बची हुई सप्लाईज चेक करते हैं और रियलाइज करते हैं कि खाने पीने का सामान अब बहुत कम बचा है। बेन अपने बर्थडे बलून्स को इकट्ठा करता है और एक बड़े से पत्थर से बांध देता है ताकि शायद कहीं दूर से कोई सर्वाइवर उसे देख ले। टॉम एक बार फिर रेडियो ट्राई करता है और इस बार फाइनली किसी से कनेक्शन हो जाता है। दूसरी तरफ से एक आदमी बोलता है। उसका नाम नाव होता है और वो एक सबमरीन का कैप्टन था। नाव बताता है कि उसकी सबमरीन भी अब लैंड पर अटक गई है। वो कंफर्म करता है कि अर्थ के मैग्नेटिक पोल्स रिवर्स हो चुके हैं और इसी वजह से समुद्र पीछे हट गया है और जमीन ऊपर आ चुकी है। नाव ये भी बताता है कि उसने अब तक कोई भी सर्वाइवर नहीं देखा और सारे कम्युनिकेशन सिस्टम कंप्लीटली खराब हो चुके हैं। लेकिन एक बात थोड़ी सी तसल्ली देती है। नाव कहता है कि मैग्नेटिक पोल्स फिर से रिवर्स होंगे और शायद एक ही हफ्ते के अंदर समुद्र वापस आ जाएगा। नाव सबको एक वार्निंग देता है, जितना हो सके उतनी ऊंची जगह पर पहुंच जाओ क्योंकि जब पानी वापस आएगा तो वो पहले से ज्यादा खतरनाक होगा। वो बताता है कि तूफान में उसके सभी साथी मर चुके हैं और सबमरीन में सिर्फ 3 लोगों की जगह बची है। जूलिया और टॉम हाथ जोड़कर कहते हैं, प्लीज हमारे बच्चों को बचा लो। नाव उन्हें अपना कोऑर्डिनेट देता है। टॉम कैलकुलेट करता है और बताता है कि सबमरीन तक पहुंचने में 2 से 3 दिन लग सकते हैं। वो अपने परिवार से कहता है, आज रात अच्छे से रेस्ट कर लो, सो जाओ, कल सुबह हम निकलने वाले हैं। अगली सुबह सब सामान पैक कर रहे होते हैं कि तभी टॉम को पास में ही कुछ हिलता हुआ दिखता है। वो एक लंगड़ाता हुआ आदमी था जिसके हाथ में एक हारपून और साथ में एक काला कुत्ता होता है जो लगातार भौंके जा रहा था। टॉम उसके पास जाता है और उसे पानी की बोतल देता है लेकिन वो आदमी ऐसी लैंग्वेज में बोलता है जो टॉम को बिल्कुल समझ नहीं आती। पानी पीने के बाद वो अजनबी अचानक बोतल से टॉम के सिर पर वार कर देता है
और फिर चेहरे पर जोर की लात मार देता है। जूलिया डर के मारे भागती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो आदमी टॉम के पेट में हार्पून घुसा देता है। टॉम कुछ पल के लिए तड़पता है और फिर वो आदमी उसकी गर्दन पर वार करके उसे मार देता है। अब वो आदमी जूलिया के पीछे पड़ जाता है। वो उस पर हार्मोन फेंकता है जो उसके शोल्डर में लग जाता है। दर्द से लड़ती हुई जूलिया योट के अंदर भागती है और बच्चों से कहती है, छुप जाओ। वो दरवाजा लॉक कर देती है। कैसी और बेन सोफे के अंदर घुस जाते हैं। जूलिया उन्हें सेफ्टी के लिए फ्लेयर गन पकड़ा देती है और खुद एक चाकू लेकर बाथरूम में छुप जाती है। वो आदमी दरवाजे पर जोर जोर से धक्के मारने लगता है और अंत में वो अंदर घुस जाता है। सबसे पहले तो वो थोड़ा खाना उठाकर खाने लगता है, फिर पूरी योट में इधर उधर घूमने लगता है। आखिर में वो बाथरूम की तरफ बढ़ता है, लेकिन जूलिया स्मार्टली एक छोटे से होल से बाहर निकल जाती है। वो आदमी सोचता है कि जूलिया भाग चुकी होगी, लेकिन जैसे ही जूलिया चुपके से आगे बढ़ने लगती है, उसका कुत्ता उसे देख लेता है और जोर जोर से भौंकना शुरू कर देता है। लेकिन तभी वो कुत्ता जूलिया पर अटैक भी कर देता है, लेकिन सेल्फ डिफेंस में जूलिया चाकू से उसे मार डालती है। कुत्ते की चीख सुनकर वो आदमी बाहर आता है और अपने कुत्ते की लाश देखकर गुस्से में आ जाता है। इसी बीच जूलिया योट के दूसरे साइड से अंदर जाने की कोशिश करती है। वो ऊपर चढ़कर टूटी हुई खिड़की से अंदर घुसने लगती है। यहाँ पर सिचुएशन और भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी, क्योंकि जूलिया जख्मी थी और टॉम मर चुका था और वो पागल आदमी इनके पीछे पड़ गया था। अब देखना यह है, क्या जूलिया अपने बच्चों को बचा पाएगी या वो खुद बच पाएगी। लेकिन वो आदमी पहले से ही वहां पहुंच चुका था जहां जूलिया थी। वो जूलिया को पकड़कर जोर से मुक्का मारता है, जिससे वो नीचे गिर जाती है। जूलिया फर्नीचर को पकड़कर अपने आप को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी उसे लात मारकर दूर फेंक देता है। फिर वो जूलिया की कलाई पर पैर रखता है ताकि वो चाकू को छोड़ दे और उसके बाल पकड़कर उसके चेहरा जमीन पर दे मारता है और आखिर में वो उसका गला दबाने लगता है। ये सब बच्चे अपनी आंखों के सामने देख रहे होते हैं। तभी हिम्मत करके कैसी बाहर निकलती है और फ्लेयर गन फायर कर देती है। फ्लेयर सीधा उस आदमी को लगती है और वो जल उठता है। योट के अंदर आग फैलने लगती है। बच्चे तुरंत भाग जाते हैं, लेकिन जूलिया दोबारा वापस आती है। वो उस आदमी को एक जोर की लात मारकर उसे गिरा देती है और फिर मैप और बैग उठाती है और तेजी से वहां से भाग जाती है। बेन और कैसी अपने पापा के पास जाकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। जूलिया भी उनके पास बैठ जाती है और तीनों मिलकर आंसू के साथ टॉम को आखिरी बार अलविदा करते हैं। लेकिन अचानक वो डरावना आदमी फिर से योट से बाहर निकल आता है और फैमिली को दोबारा भागना पड़ता है। इनके जाते ही योट में एक बड़ा धमाका होता है और पूरी योट जल जाती है। थोड़ा आगे चलकर वो लोग एक छोटे से झरने के पास रुकते हैं ताकि थोड़ा सा रेस्ट कर सके। कैसी कहती है कि शायद वो पागल आदमी बलून्स देखकर आया होगा जो बेन ने लगाए थे। ये सुनकर बेन खुद को कसूरवार समझता है। जूलिया उसे समझाती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और फिर सबको आगे बढ़ने के लिए कहती है, क्योंकि वो आदमी अभी भी उनके पीछे पड़ा हुआ था। रास्ते में एक छोटे पाउंड के पास बेन एक मरी हुई हैमरहेड शार्क देखकर हैरान रह जाता है। तभी जूलिया नोटिस करती है कि वो खतरनाक पागल आदमी फिर से उनके करीब आ रहा है। सब लोग भागने लगते हैं और एक रेत के टीले से फिसलते हुए नीचे गिर जाते हैं, जहां उन्हें जहरीला कचरा दिखता है। अब सब बहुत संभल कर उस जगह को क्रॉस करते हैं और लगता है कि जैसे उन्होंने उस पागल आदमी से पीछा छुड़ा लिया हो। आगे बढ़कर उन्हें हर जगह बड़े बड़े मरे हुए सी एनिमल और समुद्र के नीचे जमा हुआ प्लास्टिक का कचरा दिखता है। बेन धीरे धीरे चलने लगता है। जूलिया समझ जाती है कि वो डिहाइड्रेशन के बहुत करीब है। वो सबको रुकने को कहती है। जब वो पानी की बोतल चेक करती है तो उसे झटका लगता है कि बोतल में तो पानी है ही नहीं, वो सब खत्म हो चुका है। तभी कैसी को याद आता है कि शायद उसने बोतल ठीक से बंद ही नहीं की थी। जूलिया को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है और वो चिल्ला उठती है कि कैसी तुम्हारी लापरवाही की वजह से
सारा पानी बर्बाद हो गया। लेकिन कैसी जवाब देती है, क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी हम सब मरने वाले हैं। दोनों के बीच लंबी और कड़वी बहस होती है, लेकिन फिर भी सब चलते रहने का फैसला करते हैं। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद उन्हें एक क्रैश हुआ प्लेन दिखता है। प्लेन के अंदर कुछ हिलता हुआ देखकर सब डर जाते हैं, लेकिन वो तो सिर्फ कुछ चिड़िया होती है। ये सब डिसाइड करते हैं कि रात इसी प्लेन के अंदर गुजारेंगे। वो थोड़ा सा खाना शेयर करती है और तभी जूलिया को टॉम की जैकेट में एक फैमिली फोटो मिल जाती है। उस तस्वीर को देखते ही जूलिया का दिल टूट जाता है। अब सिचुएशन कुछ ऐसी थी, समुद्र वापस आ रहा था, एक खतरनाक पागल आदमी इनके पीछे पड़ चुका था और इनके पास खाना पीना भी नहीं बचा था। अब बस देखना यह है कि क्या ये फैमिली लास्ट तक सरवाइव कर पाएगी या फिर नहीं, यही इनकी आखिरी रात होगी। अब तस्वीर देखकर कैसी धीरे से पूछती है, मॉम आप डैड से कैसे मिली थी? जूलिया हल्की सी मुस्कान के साथ बताती है, टॉम मेरे हॉस्पिटल में पेशेंट था। फिर एक दिन उसने फ्लावर्स के साथ एक प्यारी सी पोयम देकर अपने प्यार का इजहार किया था। रात के बीच कैसी चुपके से प्लेन से बाहर निकल जाती है। तभी वो पागल आदमी पीछे से आकर उसे पकड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन अचानक जूलिया पीछे से आकर उस पर टूट पड़ती है और गुस्से में बार बार चाकू से वार करके उसे लिटरली मार डालती है। कैसी अपनी माँ को गले लगाकर उसे शांत करने की कोशिश करती है। अगली सुबह जब वो लोग उठते हैं तो उस आदमी की लाश पर कीड़े चल रहे थे। तभी वो सब नोटिस करते हैं कि उसके शरीर पर कई गहरे काटने के निशान थे। इसका मतलब होता है कि इस एरिया में कोई खतरनाक क्रिएचर छुपा हुआ है। जैसे ही वो वहां से जाने लगते हैं, क्रैब्स उस आदमी के मुंह से निकलते हैं। कुछ घंटे बाद जूलिया और कैसी मैप देख रहे होते हैं, लेकिन बेन चुपके से आगे बढ़ जाता है। जूलिया जोर से चिल्लाती है, बेन रुक जाओ, लेकिन बेन एक तालाब के पास जाकर झुककर पानी पीने लगता है। जूलिया तुरंत उसे खींचकर बाहर निकालती है और समझाती है कि ऐसे ही कहीं भी पानी मत पीना, तुम बीमार पड़ सकते हो। अब धूप बहुत ज्यादा तेज हो चुकी थी, तो सब अपने सिरों को कपड़े से ढक लेते हैं। बेन को चक्कर आने लगते हैं। तभी उन्हें कुछ पुरानी कुर्सियां मिलती है, जिसे जूलिया और कैसी फिलहाल के लिए एक शेल्टर बना देती है। जूलिया बेन को इंजेक्शन लगाती है और डिसाइड करती है कि रात यही गुजारी जाएगी। सुबह जूलिया एक अजीब सी आवाज सुनकर उठ जाती है। बाहर जाकर देखती है तो बहुत सारे क्रैब्स का झुंड सीधा उनके तरफ बढ़ रहा होता है। वो तुरंत बच्चों को उठाती है और तीनों जान बचाकर भागने लगते हैं। भागते भागते उन्हें एक बड़ा कार्गो शिप दिखाई देता है। वहां 3 क्रू मेंबर जिंदा होते हैं। एक औरत जो कि उनकी मदद करना चाहती थी, लेकिन बाकी के 2 आदमी उसे मना कर देते हैं और तीनों मिलकर उन सबको बाहर छोड़कर कंटेनर को अंदर से लॉक कर लेते हैं। क्रैब्स पास आ रहे थे। जूलिया बच्चों को कंटेनर के ऊपर चढ़ा देती है। जब वो खुद चढ़ने की कोशिश करती है तो क्रैब्स उसके पैर को जोर से काट लेते हैं। बच्चे उसे खींचकर ऊपर चढ़ाते हैं, वरना वो नीचे भी गिर सकती थी। कंटेनर के एक छोटे से होल से आधे क्रैब्स अंदर घुस जाते हैं। क्रू मेंबर्स फायरिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन क्रैब्स उन पर हावी हो जाते हैं। पहले 2 इंसान मौके पे ही मर जाते हैं, लेकिन तीसरा इंसान छत के होल तक पहुंच जाता है, लेकिन क्रैब्स उसे भी नीचे खींच लेते हैं और वो भी मर जाता है। जूलिया अपने जख्मी पैर पर पट्टी बांधती है और दर्द के मारे बेहोश हो जाती है। जब कुछ देर बाद उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को रेत के तूफान के बीच अकेली पाती है। घबराकर वो अपने बच्चों को ढूंढने लगती है। तभी वो एक मरी हुई औरत का वेपन उठाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। कैसी उसकी आवाज सुनकर वापस आ जाती है और बताती है कि वो और बेन मदद ढूंढने गए थे, लेकिन दूर दूर तक कोई भी नहीं है। फिर दोनों बेन के पास पहुंचते हैं, जहां एक खुला कंटेनर मिलता है और वे डिसाइड करते हैं कि तूफान खत्म होने तक यही रुकेंगे। जूलिया टॉम का लाइटर निकालती है और अपने जख्म को जलाकर बंद करती है, जो बेहद दर्दनाक था। तूफान थमने के बाद उन्हें एक कंटेनर मिलता है जिसमें बहुत सारी पानी की बोतलें होती है। ये कई दिन से समुद्र में होते हुए भी प्यासे थे, क्योंकि सारा पानी तो गायब हो चुका था। तभी वहां मरी हुई बॉडीज को चेक करते वक्त उन्हें एक रेडियो और एक गन भी मिलती है,
जूलिया रेडियो को ऑन करती है और बताती है कि मैप खो चुका है। इस पर नाव बताता है कि उस पर आर्थ्रोपोड्स ने अटैक कर दिया है। ये वही क्रिएचर है जो ऑक्सीजन की वजह से कंप्लीटली बहुत गुस्से में और पागल हो चुका है। अब नाव उनको जल्दी करने के लिए कहता है क्योंकि उसने दोबारा कैलकुलेट किया है कि समुद्र उम्मीद से ज्यादा जल्दी वापस आने वाला है। मतलब उनके पास अब सिर्फ कुछ घंटे ही बचे थे। इसके बाद नाव एक फ्लेयर शूट करता है और सभी उसी डायरेक्शन में चलना शुरू कर देते हैं। अब सिचुएशन कुछ ऐसी बन चुकी थी, वक्त खत्म हो रहा था, समुद्र बहुत जल्दी से लौट रहा था और जमीन पर रहना और भी ज्यादा खतरनाक हो चुका है। अब क्या ये फैमिली सबमरीन तक पहुंच पाएगी या नहीं, यही हम आगे देखेंगे। अब काफी लंबी वॉक के बाद उन्हें फाइनली सबमरीन दिख जाती है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए उन्हें एक बहुत बड़ी चट्टान को क्रॉस करना था। जैसे ही वो चट्टान के बीच से गुजरते हैं, दीवारें हिलने लगती हैं, पत्थर गिरने लगते हैं और अचानक एक भयानक रॉक स्लाइड शुरू हो जाता है। जूलिया बिना सोचे अपने बच्चों को साइड में धक्का दे देती है और खुद भी पीछे हट जाती है ताकि वो पत्थरों की वजह से कुचली ना जाए। जब धूल बैठ जाती है तो वो एक पत्थर की दीवार जूलिया और बच्चों के बीच में आ गई थी। जूलिया कहती है कि बच्चों बिना रुके आगे बढ़ते जाओ, लेकिन कैसी मना कर देती है और जोर देती है कि उसकी माँ चढ़ने की कोशिश करे। बहुत बहस और चीख चिल्लाने के बाद जूलिया मजबूरन वादा करती है कि वो बाद में बच्चों को ढूंढ लेगी। अब आंसुओं के साथ कैसी अपने भाई का हाथ पकड़कर उसे आगे ले जाती है। दोनों बच्चे चट्टान चढ़कर सबमरीन की तरफ भागते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर वो देखते हैं कि कैप्टन नाव खून में लथपथ पड़ा है। नाव कमजोर आवाज में बताता है कि अब उसकी लाइफ सब खत्म हो चुकी है, लेकिन बच्चे उसकी सबमरीन ले सकते हैं और अब एक और एक्स्ट्रा जगह बच चुकी थी। इसका मतलब अब जूलिया भी सबमरीन में आ सकती है। ये सुनकर कैसी वापस अपनी माँ को ढूंढने भागती है। दूसरी तरफ जूलिया क्रैब्स के झुंड को आता हुआ देखकर फायरिंग शुरू कर देती है। कुछ क्रैब्स मर भी जाते हैं, लेकिन झुंड बहुत बड़ा होता है और उन सभी से अकेले लड़ना नामुमकिन सा था। तभी कैसी दीवार के ऊपर दिखाई देती है और हाथ आगे बढ़ाती है। एक घायल पैर होने के बावजूद जूलिया पूरी ताकत लगाकर चढ़ना शुरू करती है। कैसी की मदद से जूलिया दूसरी तरफ तो पहुंच जाती है और फिर दोनों साथ में सबमरीन की तरफ बढ़ने लगते हैं। बेन पहले से ही ऊपर होता है और फायरिंग शुरू कर देता है ताकि क्रैब्स का ध्यान हट सके और तब तक वो दोनों ऊपर चढ़ जाए। तभी जैसे ही क्रैब्स सबमरीन तक पहुंचते हैं, वो नाव को खाना शुरू कर देते हैं। जूलिया गन उठाकर लास्ट तक फायरिंग करती रहती है और तब तक करती है जब तक उसके बच्चे अंदर न चले जाए। जब गोलियां खत्म हो चुकी थी तो जूलिया गन क्रैब्स पर फेंक देती है और खुद भी बच्चों के साथ अंदर चली जाती है। फैमिली ऊपर हैच को लॉक कर देती है और खिड़की से देखती है कि क्रैब्स पूरी सबमरीन को घेर चुके हैं। इसी वक्त समुद्र वापस आ जाता है। तीनों तुरंत अपनी सीट पर बैठ जाते हैं और बेल्ट बांध लेते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। तेज लहरों के साथ सबमरीन जोर जोर से इधर उधर पटकने लगती है। जूलिया को पूरा सफर अपनी आंखों के सामने दिखाई देता है। कैसी को उल्टी आ जाती है और तभी वही हाई पिच आवाज दोबारा सुनाई देती है। तीनों बेहोश हो जाते हैं। कुछ देर बाद जूलिया और बच्चे होश में आते हैं और खुद को जिंदा देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो हैच को खोलकर बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि लहरों ने सबमरीन को एक तबाह शहर में पहुंचा दिया। इसका मतलब अभी भी जिंदा रहने के चांस तो है और शायद इनकी एक नई जिंदगी यहाँ से शुरू भी हो जाए। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है। अगर आप भी इस कहानी में खो गए तो जरूर आपको ये मूवी पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तभी इसे लाइक करना, वरना रहने देना। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत भूलना, क्योंकि क्या पता ये भी किसी तूफान में खो ना जाए। और कमेंट में जरूर बताना, अगर आप जूलिया की जगह होते तो क्या आप भी सरवाइव कर पाते या आपके पास कोई डिफरेंट प्लान होता। मिलते हैं तब तक अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे वॉचिंग ब्रेन बॉक्स सिनेमा और थैंक यू फॉर वॉचिंग।